उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार पर कोरोना भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, जहां एक बार फिर से चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक की समय सीमा को बढ़ा दिया। 22 जनवरी तक चुनावी रैलियां करना मना है। कोरोना के चलते नहीं लगेगी रैलियों का रेला। चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक की बढ़ाई अवधि। कोरोना को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। 22 जनवरी तक नहीं कर सकेगी कोई पार्टी रैली। एक बार फिर मंथन हुआ, एक बार फिर हालातों पर चर्चा हुई और कोरोना फिर हावी हुआ। रैलियों पर, रोड शो पर, चुनाव के नाम पर भीड़ बढ़ाने पर 22 तक रैलियों रोड शो पर प्रतिबंध जारी। इंडोर सभागार में हॉल की क्षमता के आधे की इजाजत। हॉल में अधिकतम 300 लोग रह सकते हैं मौजूद। 22 जनवरी को फिर समीक्षा करेगा चुनाव आयोग। कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान के साथ ही साफ कर दिया था कि कोरोना गाइडलाइंस के साथ वो कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। 15 तारीख को दोबारा मंथन की बात थी, जहां चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रैली पर प्रतिबंध जारी रखा है। चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो, जनसभा, पदयात्रा पर रोक लगा रखी है, यानी प्रचार का वो तरीका जिसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों को अनुमति है। वहीं डिजिटल प्रचार और वर्चुअल रैली पर जोर देने की बात कही गई है। आखिर चुनाव आयोग के फैसले की वजह से जिन राज्यों में मतदान है, वहां कोरोना के मामलों में कोई कमी नजर नहीं आ रही। 6 दिन में कोरोना के ट्रेंड पर नजर डालें तो चुनाव वाले 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब में ही कोरोना बेतहाशा बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 8 जनवरी को 6,401 केस आए थे, जो 14 जनवरी तक बढ़कर 15,975 हो गए, यानी इसमें 150% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे ही पंजाब में 8 जनवरी को 3,560 केस दर्ज किए गए थे, जो 14 जनवरी को 7,552 हो गए, यानी इनमें 112% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उत्तराखंड में बढ़ोतरी 105%, गोवा में 75%, मणिपुर में 62% केस बढ़े हुए हैं। बहरहाल पार्टियों को रैलियों से दूरी बनानी होगी, डिजिटल प्रचार पर जोर देना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार नजर बनाए हुए है। कल अखिलेश की वर्चुअल रैली में उमड़ी भीड़ को लेकर आयोग ने एक्शन लिया और FIR दर्ज की है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा दी। ऐसे में पार्टियों को अब अपनी प्रचार रणनीति बदलनी पड़ रही है और इस बीच आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें कई सारे ट्विस्ट हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट मुख्यमंत्री योगी की सीट को लेकर है, जिसमें अब सस्पेंस खत्म हो गया। न अयोध्या, न मथुरा, न पश्चिमी यूपी, न अवध। योगी आदित्यनाथ अपनी पारंपरिक सीट गोरखपुर से चुनावी बिगुल बजाएंगे। सारी अटकलें फेल हो गई। योगी के अयोध्या और मथुरा से चुनाव लड़ने की बीजेपी नेताओं की सारी मांगें नकार दी गईं। संदेश साफ है, जो पूर्वांचल लखनऊ की सत्ता तय करता है, उस पूर्वांचल को बीजेपी नहीं छोड़ने वाली। योगी आदित्यनाथ की जो गोरखपुर सीट पहचान है, वो सीट योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ने वाले। देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता, जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। यूं तो बीजेपी ने पहली लिस्ट में पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन 2 सबसे बड़ी सीटों पर उम्मीदवार तय करने की सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान करने के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए बीजेपी ने गोरखपुर शहर की सीट चुनी है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य
वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। अयोध्या से योगी का नाम पहले तय माना जा रहा था, लेकिन आलाकमान ने इस पर मुहर नहीं लगाई। इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि अगर योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते तो उन्हें पूरा फोकस एक सीट पर करना पड़ता। ऐसे में पारंपरिक और सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने पर योगी प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी सियासी जोर लगा सकते हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के पहले 2 चरणों के लिए जातिगत और सामाजिक समीकरणों और फीडबैक के आधार पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। कुछ सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, क्योंकि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन के साथी की तलाश में है। बीजेपी को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन साथी के बिना उनकी नैया पार नहीं लग सकती है। योगी की सीट का ऐलान हुआ तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर तंज मारा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया। जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हमें खुशी है इस बात की कि अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि मेट्रो बनी क्यों नहीं, गोरखपुर की जनता पूछेगी सीवर क्यों नहीं बना, गोरखपुर की जनता पूछेगी ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, गोरखपुर की जनता पूछेगी कि बरसात में उन्हें नाव पे क्यों चलना पड़ा, गोरखपुर की जनता पूछेगी बिजली का बिल क्यों महंगा है, गोरखपुर की जनता पूछेगी और खासकर व्यापारी पूछेंगे कि एक व्यापारी को पुलिस ने पीट करके ठोक दिया, मार दिया, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है। इस ऐलान के बाद बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट के उम्मीदवारों की घोषणा की। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों का ऐलान किया। पहले चरण की 58 में से 57 और दूसरे चरण की 55 में से 48 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इसमें 20 विधायकों का टिकट काटा गया, वहीं 21 नए चेहरे शामिल किए गए। इनमें से 63 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। हालांकि कुछ बड़ी सीटों पर जाने पहचाने चेहरे नजर आएंगे। नोएडा से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट मिला है। आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य चुनाव लड़ेंगी। पहले वो उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं। कैराना से मृगांका सिंह, मथुरा से श्रीकांत शर्मा, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल को टिकट दिया गया। काफी मंथन और बगावत के बाद बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, जिसमें कई धुरंधरों का पत्ता कटा तो कई नए चेहरे मैदान में हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी की सभी बड़ी पार्टियों ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें जातीय समीकरण बैठाने के प्रयास किए गए। मंडल कमंडल की राजनीति के बीच मुस्लिम कार्ड का दांव भी खेला जा रहा है। तो कैसे पहली लिस्ट में ट्विस्ट आए हैं, देखिए। ये यूपी की सियासत है। यहाँ अक्सर मुद्दों पर जातीय समीकरण भारी पड़ जाता है। बड़े बड़े दिग्गज फेल हो जाते हैं, क्योंकि सत्ता का रास्ता इन्हीं जातीय चौराहों से होते हुए लखनऊ तक जाता है। यूपी में 4 बड़ी पार्टियों ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हर पार्टी ने अपने एजेंडे के हिसाब से जातीय गणित बैठाने की कोशिश की है। बीजेपी की लिस्ट में बगावती हो रहे ओबीसी नेताओं का बोलबाला दिख रहा है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में 44 ओबीसी, 19 एससी, 10 महिला उम्मीदवार हैं, यानी 66% ओबीसी नेताओं को टिकट दिया गया है। 10 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। इनमें 2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 4 एसटी कैटेगरी से हैं। वहीं इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे। हमने उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है। 20 स्थानों पे बदला है, यानी लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने परिवर्तन अभी तक हो पाई है। वहीं आज मायावती भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर मैदान पर आई। यहां अपने कोर एसएससी वोटरों के अलावा मुस्लिम वोट बैंक में भी मायावती ने सेंध लगाने का पूरा मन बना लिया है।
बीएसपी की पहली लिस्ट में 53 में से 14 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, 9 चेहरे ब्राह्मण हैं, एससी कैटेगरी के 9, 4 क्षत्रिय और 12 चेहरे पिछड़े वर्ग से हैं। इनमें जाट, गुज्जर और यादव हैं, जबकि महिला प्रत्याशी सिर्फ 3 हैं। कि यूपी में इस समय विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी को फिर से जनता यहाँ जरूर सत्ता में वापस लाएगी और मैं भी उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार सत्ता में आने के बाद हमारी पार्टी अपने पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 37.6% प्रत्याशी बीजेपी के वोट बैंक को ध्यान में रखकर उतारे हैं। इसके बाद 27.2% प्रत्याशी बीएसपी और सबसे कम 20% प्रत्याशी एसपी के वोट को प्रभावित करने के लिहाज से उतारे गए हैं। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और सरदार को मिलाकर कुल 47% अगड़ी जातियों से हैं। एससी एसटी वर्ग के कांग्रेस ने कुल 34 प्रत्याशी उतारे हैं। इस कोर वोट बैंक से आने वाले लोगों को कांग्रेस ने 25 टिकट ही दिए हैं। कांग्रेस ने अन्य ओबीसी जातियों के 18 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इस वक्त सबसे ज्यादा घमासान एसपी में मचा हुआ है, जहां बीजेपी से कई विधायक और मंत्री पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में एसपी ने पश्चिमी यूपी के लिए अपनी और आरएलडी के गठबंधन वाली लिस्ट जारी की है, जिसमें मुस्लिम प्रत्याशियों को तरजीह दी गई है। एसपी और आरएलडी गठबंधन ने पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। इनमें 19 सीटों पर आरएलडी के जबकि 10 सीटों पर एसपी के उम्मीदवार हैं। गठबंधन की पहली सूची में 29% यानी 9 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इसके अलावा गुज्जर सैनी समुदाय को भी तवज्जो मिली है। वहीं महिलाओं की बात करें तो 29 उम्मीदवारों की लिस्ट में केवल 1 महिला का नाम है। आरएलडी ने अपने हिस्से की 19 सीटों में से 4 जबकि एसपी ने 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। सबसे बड़ी बात, पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी में मतदान होना है, जहां मुस्लिम वोट बैंक का दबदबा है। ऐसे में बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। वहीं इस वोट बैंक में अभी ओवैसी की एंट्री होनी बाकी है। आज तक ब्यूरो। यूपी का पूरा खेल राजनीतिक है, जहां जाति समीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस बार दांव मंडल कमंडल की राजनीति का है। बीजेपी के कई नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करने वाले अखिलेश यादव को आज एक बड़ा झटका भी लगा है। जिन दलितों और पिछड़ों को साथ लाने का दम अखिलेश यादव भर रहे थे, आज अखिलेश की इस मुहिम को एक बड़ा झटका लगा है। एससी वोट बैंक में सेंध मारने की अखिलेश की कोशिशों को चंद्रशेखर ने पानी फेर दिया और एससी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया कि अगर हमारा लीडर वहां नहीं होगा तो कल जो सरकार बन जाएगी हमारे लोगों के वोट से, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे सारे मुद्दों पे बात हो पाए, क्योंकि जो उनकी पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लीडर जीत के जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, वो बेचारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति खिलाफ नहीं हो सकते। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। ये उस रणनीति को झटका है जब पिछड़ी जातियों के लोग बीजेपी से अखिलेश की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये उस एजेंडे को झटका है जब अखिलेश से हाथ मिलाने के बाद बागी नेता बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं सरकार में इसलिए नहीं शामिल होना चाहता, इस कल अभी तो सरकार बनी भी नहीं है कि मैं अपने लोगों की हत्याओं पर, तमाम तरह की समस्याओं पर चुप हो जाऊं। मैं नौजवानों की बेरोजगारी के मामले चुप हो जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। चंद्रशेखर भाई, सवाल आपसे ये है, अपने दम पे लड़ेंगे और प्रयास करेंगे, जो अभी बिखरा विपक्ष है उसको एकजुट करें। अगर वो नहीं होगा तो अपने दम पे लड़ेंगे।